जॉब रेडी भारत में आपका स्वागत है। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नदियां केवल पानी के बहने का रास्ता नहीं है, ये किसी भी सभ्यता का पूरा जीवन तंत्र होती हैं। एकदम सही बात है। तो चलिए इस मास्टर शीट के पहले पन्ने से शुरू करते हैं। जब मैं इसे पढ़ रही हूँ तो सबसे पहले एक बहुत बड़ा भौगोलिक विभाजन सामने आता है। हाँ, जिसे हम द ग्रैंड डिवाइड कह सकते हैं। राइट। तो इसमें लाइन दर लाइन लिखा है कि भारतीय अपवाह तंत्र को 4 मुख्य प्रकारों में बांटा गया है। हिमालयी नदियां, प्रायद्वीपीय नदियां, तटवर्ती नदियां और अंतःस्थलीय नदियां। और इसमें जो ये चौथा नाम है ना, अंतःस्थलीय नदियां, ये अपना आप में एक अलग ही कहानी है। वो कैसे? मतलब उदाहरण के लिए राजस्थान की लूनी नदी को ही ले लीजिए। ये नदी पहाड़ों से निकलती तो है, लेकिन कभी किसी समुद्र या महासागर तक पहुंच ही नहीं पाती। अच्छा, तो फिर इसका पानी जाता कहाँ है? वो रेगिस्तान की रेत में ही कहीं विलुप्त हो जाती है। प्रकृति ने पानी के बहाव को कितने अलग अलग सांचों में ढाला है, ये उसका एक बेहतरीन उदाहरण है। ओहो, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन दस्तावेज के अनुसार जो सबसे बड़ा और मुख्य विभाजन है वो हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों के बीच का है। बिल्कुल। और ये अंतर केवल नक्शे पर नहीं है, बल्कि जमीन के अंदर की भूवैज्ञानिक संरचना में है। हाँ, मैं यहाँ पढ़ रही हूँ कि हिमालयी नदियाँ बहुत गहरी और वी आकार की घाटियां बनाती हैं। वी आकार मतलब अंग्रेजी के लेटर वी जैसी। एकदम सही। और इसके पीछे का विज्ञान बहुत दिलचस्प है। देखिए, हिमालय भूवैज्ञानिक दृष्टि से एक बहुत ही युवा पर्वत श्रृंखला है। अच्छा। हाँ, और वहाँ ढलान बहुत तेज है। तो जब ग्लेशियर पिघलता है, पानी बहुत ज्यादा गति और ऊर्जा के साथ नीचे गिरता है, और अपने साथ बड़े बड़े पत्थर और मलबा लेकर बहता हुआ ये पानी जमीन को एक आरी की तरह गहराई में काटता है। इसीलिए वहाँ वी आकार की गहरी खाइयां बन जाती हैं। और प्रायद्वीपीय नदियां इसके बिल्कुल विपरीत। दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार बहुत पुराना, स्थिर और कठोर है। तो मतलब वहां की नदियां जमीन को इतना गहराई तक नहीं काट पाती? बिल्कुल सही पकड़े आप। इसीलिए वे किनारों की तरफ कटाव करती हैं और उथली चौड़ी घाटियों से होकर बहती हैं। ये भूवैज्ञानिक अंतर तो बहुत स्पष्ट हो गया। जब मैं इन दोनों प्रणालियों के जल स्रोतों के बारे में पढ़ रही थी तो मेरे दिमाग में एक अजीब सी तुलना आई। कैसी तुलना? बताइए। देखिए, स्रोत सामग्री स्पष्ट करती है कि हिमालयी नदियां ग्लेशियर के पिघलने और मानसूनी वर्षा दोनों से पानी प्राप्त करती हैं। इसीलिए वे 12मासी होती हैं। हाँ, उनमें साल भर पानी रहता है। वहीं प्रायद्वीपीय नदियां पूरी तरह से बारिश पर निर्भर हैं, जो उन्हें मौसमी बना देता है। तो मुझे ऐसा लगा कि हिमालयी नदियां उन ट्रस्ट फंड बच्चों की तरह हैं, जिनके पास ग्लेशियर का एक स्थायी पुश्तैनी बैंक बैलेंस है। अरे वाह, ट्रस्ट फंड बच्चे, ये बहुत ही सटीक उदाहरण है ना? मतलब अगर बारिश ना भी हो तो उनका पुश्तैनी खाता उन्हें खाली नहीं होने देता। और दूसरी तरफ प्रायद्वीपीय नदियां किसी फ्रीलांसर की तरह काम करती हैं। फ्रीलांसर मतलब जिन्हें अगले प्रोजेक्ट का इंतजार रहता है। बिल्कुल। मॉनसून मेहरबान तो नदी लबालब, और अगर मॉनसून ने धोखा दिया तो नदी सूखने की कगार पर। ये तुलना मुझे बहुत पसंद आई। और अगर हम इस फ्रीलांसर वाली स्थिति को आज के जलवायु परिवर्तन से जोड़कर देखें तो खतरे की घंटी साफ सुनाई देती है, क्योंकि एक फ्रीलांसर नदी के पास कोई बैकअप प्लान नहीं होता। जैसे जैसे वैश्विक तापमान बढ़ रहा है और मॉनसून का पैटर्न अनिश्चित हो रहा है, प्रायद्वीपीय नदियों का पूरा पारिस्थितिकी तंत्र डगमगा रहा है। राइट। बारिश या तो एक ही हफ्ते में बाढ़ ले आती है या महीनों तक एक बूंद नहीं गिरती। बिल्कुल। हिमालयी नदियों के पास कम से कम ग्लेशियर का एक बफर या बैकअप मौजूद है। हालांकि लंबे समय में ग्लेशियरों के पिघलने से वो ट्रस्ट फंड भी अंततः खाली ही होने वाला है। उफ, ये तो एक डरावनी सच्चाई है। हाँ, दुर्भाग्य से यही सच है। खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन ट्रस्ट फंड नदियों यानी उत्तर भारत के विशाल जल दिग्गजों की कार्यप्रणाली को लाइन दर लाइन समझते हैं। बिल्कुल। गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु तंत्र। हाँ, गंगा नदी तंत्र की बात करें तो स्रोत में लिखा है कि इसका उद्गम 3892 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गंगोत्री हिमनद से होता है। और 2525 किलोमीटर लंबी ये यात्रा इसे भारत की सबसे लंबी नदी बनाती है। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी जैसी नदियां आ रही हैं। और दाएं किनारे से यमुना, सोन और चंबल इसमें अपना पानी डाल रही हैं। इतने सारे नाम एक साथ। हाँ,
और इस पूरी प्रक्रिया को हमें सिर्फ नदियों के मिलने की तरह नहीं देखना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा और जटिल कैचमेंट एरिया यानी जल ग्रहण क्षेत्र है। कैचमेंट एरिया मतलब जहां से पानी इकट्ठा होकर आता है? बिल्कुल। जब ये दर्जनों विशाल नदियां अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों से आकर मुख्य गंगा में मिलती हैं, तो वो सिर्फ पानी नहीं लाती। तो और क्या लाती हैं? वो अपने साथ अलग अलग तरह की खनिज संपदा, गाद और उपजाऊ मिट्टी लाती हैं। यही वो गाद है जिसने उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल के उन विशाल मैदानों का निर्माण किया है। ओहो, जो आज करोड़ों लोगों का पेट भरते हैं। एकदम सही। गंगा की महानता उसके पानी में नहीं, बल्कि इस बात में है कि वो एक विशाल भौगोलिक नेटवर्क की मुख्य पाइपलाइन है। चलिए इसे लाइन दर लाइन डिकोड करते हैं। हाँ, ये हिस्सा बहुत ही रोचक है। तो इसमें लिखा है कि गोमुख से निकलने वाली भागीरथी को तुरंत गंगा नहीं कहा जाता। गंगा का निर्माण एक के बाद एक होने वाले संगमों का परिणाम है। बिल्कुल। शुरुआत अलकनंदा से होती है। राइट। सबसे पहले अलकनंदा में धौली गंगा मिलती है और विष्णु प्रयाग बनता है। फिर आगे चलकर नंदाकिनी नदी मिलती है, जिससे नंद प्रयाग बनता है। हाँ, इसके बाद पिंडर नदी आकर कर्ण प्रयाग में मिलती है और फिर मंदाकिनी नदी के साथ रुद्र प्रयाग बनता है। और फिर आता है अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संगम। जी, अंततः जब भागीरथी नदी अलकनंदा से देव प्रयाग में टकराती है, तब जाकर इस अपार जलराशि को गंगा का नाम मिलता है। इन 5 प्रयागों में ऊर्जा और खनिजों का जो विलय होता है ना, वो भूविज्ञान का एक बहुत ही शक्तिशाली रूप है। मतलब हर संगम पर नदी और विशाल होती जाती है। नाम बदलने की इस बात से मुझे ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली की याद आ गई। हाँ, ब्रह्मपुत्र की यात्रा तो सच में अद्भुत है। मैं पढ़ती हूँ, तिब्बत के उद्गम स्थल पर इसे सांगपो कहा जाता है, जिसका अर्थ है शुद्ध करने वाला। और जैसे ही ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, ये दिहांग या सियांग बन जाती है। फिर असम की घाटी में आते ही इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, और फिर बांग्लादेश की सीमा पार करते ही, हाँ, वहां प्रवेश करते ही ये जमुना हो जाती है। मतलब एक ही नदी के इतने सारे नाम। अगर हम इसे केवल एक जलधारा के नजरिए से देखें तो शायद भ्रम हो, लेकिन देखिए, नदियां केवल भूविज्ञान का हिस्सा नहीं है। तो फिर वे सीधे तौर पर मानव मनोविज्ञान और संस्कृति से जुड़ी हैं। जब कोई नदी इतने बड़े भूभाग को पार करती है, तो वो हर इलाके के लोगों के जीवन में एक अलग भूमिका निभाती है। अच्छा, मतलब हर क्षेत्र का नदी के साथ अलग रिश्ता होता है। बिल्कुल। तिब्बत के पठार पर बहने वाली शांत सांगपो का मिजाज असम के मैदानों में तबाही मचाने वाले विशाल ब्रह्मपुत्र से बिल्कुल अलग होता है। राइट। असम के लोगों के लिए वो ब्रह्मा का पुत्र है, विशाल, शक्तिशाली और रौद्र। तो जब नदियां राजनीति के भौगोलिक सीमाएं लांघती हैं, तो स्थानीय लोग उसे अपनी भाषा और संस्कृति के सांचे में ढाल लेते हैं। ये नाम बदलना भ्रम नहीं, बल्कि उस नदी के सांस्कृतिक एकीकरण का सबूत है। ये बहुत ही खूबसूरत दृष्टिकोण है। जी। उत्तर के दिग्गजों में सिंधु नदी तंत्र का भी जिक्र है, जो तिब्बत से निकलकर 2800 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करते हुए अरब सागर में गिरती है। और इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा पंचनद है, सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम। बिल्कुल। लेकिन जब हम उत्तर की इन विशाल और चौड़ी नदियों से आगे बढ़कर मास्टरशीट में दक्षिण की ओर रुख करते हैं, तो हम एक बिल्कुल अलग रहस्यमयी भौगोलिक परिघटना की ओर जाते हैं। दक्षिण का प्रवाह तंत्र वास्तव में उत्तर से बहुत अलग और जटिल है। नदियों को एक अलग ही तरह से व्यवहार करने पर मजबूर करती है। हाँ, और यहाँ एक विशेष शब्द बार बार सामने आ रहा है, रिफ्ट घाटी या भ्रंश घाटी। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां जैसे नर्मदा और ताप्ती इसी का उदाहरण है। बिल्कुल। मास्टरशीट के अनुसार नर्मदा मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलकर 1312 किलोमीटर का सफर तय करती है। लेकिन ये बहती कैसे है? विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमालाओं के बीच बनी इस रिफ्ट घाटी में। इतनी लंबी यात्रा के बावजूद समुद्र में मिलने पर यह नदी कोई डेल्टा नहीं बनाती। जी, इसमें लिखा है कि एक ज्वारन नदमुख या एस्चुरी का निर्माण करती है। ये एस्चुरी क्या है और डेल्टा से कैसे अलग है? इसे समझने के लिए हमें रिफ्ट घाटी को देखना होगा। देखिए, रिफ्ट घाटी कोई आम नदी घाटी नहीं है जिसे नदी ने खुद काटकर बनाया हो। तो ये कैसे बनती है? ये जमीन का वो हिस्सा है जो टेक्टोनिक हलचलों के कारण 2 विशाल पहाड़ों के बीच नीचे की ओर धंस गया है। विंध्य और सतपुड़ा के बीच की ये गहरी और खड़ी खाई नर्मदा नदी के लिए
एक रेडीमेड प्राकृतिक चैनल का काम करती है। तक हमने ये समझा कि नदियों का तंत्र कैसे बनता है, लेकिन दस्तावेज के अगले हिस्से में प्रवेश करते ही ये यात्रा एक गहरे संकट में बदल जाती है। नदियां, जिन्हें हमने शुरुआत में नियॉन धमनियों की तरह चमकते हुए देखा था, अब वे बीमार पड़ रही हैं और यहाँ एक बहुत ही कड़वा विरोधाभास सामने आता है। कैसा विरोधाभास? एक तरफ हमारी संस्कृति है जो गंगा को साक्षात देवी मानती है, गोदावरी को दक्षिण गंगा का दर्जा देती है, और दूसरी तरफ उसी गंगा में 29 बड़े शहर और 1100 से अधिक औद्योगिक इकाइयों का जहरीला कचरा सीधे डाला जा रहा है। ये सच में बहुत दुखद है। और यमुना की स्थिति तो देखिए, वहां प्रतिदिन लाखों किलोलीटर कच्चा अनुपचारित सीवेज गिर रहा है। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये आधुनिक विकास का सबसे काला सच है। हमारी आस्था नदियों को पूछती जरूर है, लेकिन हमारे आर्थिक मॉडल ने उन्हें महज एक कचरा निस्तारण प्रणाली या डंपिंग ग्राउंड मान लिया है। और स्रोत सामग्री में एक टर्म है बीओडी। इसमें लिखा है कि नदियों में बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी बीओडी का स्तर खतरनाक रूप से बढ़ गया है। हाँ, और इसका वैज्ञानिक अर्थ बहुत भयावह है। बीओडी बढ़ने का सीधा सा मतलब है कि पानी में बहुत अधिक सीवेज और जैविक कचरा है। अच्छा, तो इससे ऑक्सीजन का क्या लेना देना? देखिए, उस कचरे को सड़ाने और नष्ट करने के लिए पानी के भीतर मौजूद बैक्टीरिया को बहुत अधिक ऑक्सीजन की जरूरत होती है। राइट। जब ये बैक्टीरिया सारा घोला हुआ ऑक्सीजन सोख लेते हैं तो पानी में मछलियों, डॉल्फिन और घड़ियाल जैसे जीवों के सांस लेने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। मास्टरशीट में एक चौंकाने वाला डेटा है। दक्षिण भारत की प्रमुख नदियों गोदावरी, कृष्णा और कावेरी के जल स्तर में 40 से 60% तक की भारी गिरावट दर्ज की गई है। 60%? ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, जो नदियां कभी बारहमासी हुआ करती थीं, वे अब सिकुड़कर मौसमी नालों में बदलती जा रही हैं, और इसका सीधा परिणाम है जल युद्ध। जी, पानी कम हो रहा है, इसलिए राज्य आपस में उलझ रहे हैं। बिल्कुल। और दस्तावेज के अनुसार इन विवादों को सुलझाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 262 के तहत ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं, जैसे 1969 में बना गोदावरी ट्रिब्यूनल या 1990 का कावेरी ट्रिब्यूनल, जो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच पानी का बंटवारा करने की कोशिश कर रहा है। हाँ, और कृष्णा और महादई नदियों पर भी ऐसे ही विवाद चल रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए, मुझे यहाँ एक बड़ा विरोधाभास दिख रहा है। क्या? हम ट्रिब्यूनल बनाकर ये तो तय कर रहे हैं कि नदी का पानी किस राज्य को कितना मिलेगा, लेकिन जब नदी में पानी 60% तक कम हो गया है तो ट्रिब्यूनल उस पानी को पैदा कैसे करेगा? बहुत सही सवाल है। जो पानी है ही नहीं, उसे बांटा कैसे जा सकता है? क्या ये एक नीतिगत विफलता नहीं है कि हमारा पूरा जोर पानी के बंटवारे पर लड़ने में है, जबकि नदी को बचाने पर कोई ठोस काम नहीं हो रहा? मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूं। ये महज नीतिगत विफलता नहीं है, बल्कि पारिस्थितिकी तंत्र को समग्र रूप से न समझ पाने का परिणाम है। मतलब हमने नदियों को बस एक पाइपलाइन समझ लिया है जिसमें एक नल लगा है और हम जब चाहे पानी निकाल सकते हैं। लेकिन नदियां अपने आसपास के पहाड़ों, जंगलों और भूजल से जीवित रहती हैं। राइट। जब हम जलग्रहण क्षेत्रों या कैचमेंट एरिया में बड़े पैमाने पर जंगल काट देते हैं तो बारिश का पानी जमीन के अंदर रिसकर भूजल को रिचार्ज नहीं कर पाता। वो पानी तेजी से बहकर निकल जाता है। एकदम सही। और जब गर्मियों में नदी को उसी भूजल से पानी वापस मिलना चाहिए था, तब जमीन सूखी होती है। इसीलिए नदियां सूख रही हैं। राज्य एक ऐसी संपदा के लिए लड़ रहे हैं जो खुद उनके ही कुप्रबंधन के कारण खत्म हो रही है। ये बहुत ही निराशाजनक है।